आज हम पढ़ेंगे कहानी बहादुर। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है पूरे वीडियो को 4 भागों में। आप देख सकते हैं इसको। पहले लेखक का परिचय, फिर उसके बाद कहानी, फिर क्वेश्चन आंसर होगा और उसके बाद जो व्याकरण वाला क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन होगा। तो अंत तक इसको देखिए। कहानी बहादुर। पहले लेखक परिचय हो जाए। अमरकांत को एक कथाकार के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य में अमरकांत जी को एक कथाकार के रूप में जाना जाता है। इनका जीवन जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागर ग्राम में हुआ। हाई स्कूल तक पढ़ाई इन्होंने गोरखपुर से की। फिर इन्होंने इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की, किंतु स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण इनकी पढ़ाई जो इंटरमीडिएट की थी वो बीच में ही रह गई। बाद में इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई इलाहाबाद से पूरी की। नहीं, इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने बलिया से इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने पूरा की। इलाहाबाद से इन्होंने बीए किया। इसके बाद प्रगति लेखक संघ जो था, हिंदी साहित्य के बड़े बड़े साहित्यकार उसमें थे, उसमें वे शामिल हुए। आगरा के दैनिक पत्र सैनिक का इन्होंने संपादन किया। कहानी लेखन की शुरुआत इन्होंने यहीं से किया, सैनिक से। कहानी लेखन जब सैनिक का संपादन किया उसी समय से इन्होंने कहानी लिखना भी शुरू किया। कुछ पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी जुड़े रहे हैं, जिनमें है अमृत पत्रिका, भारत, कहानी और मनोरमा। इन पत्रिकाओं के संपादन मंडल से ये जुड़े रहे हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, इसको आपको याद रखना होगा, डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी नामक कहानी जो अखिल भारतीय कहानी एक प्रतियोगिता हुई थी, इसमें इस कहानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इससे इनका बड़ा नाम हुआ पूरे भारत में। इसके बाद हम रचना देख लें इनकी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और जो प्रमुख उपन्यास हैं इस प्रकार हैं: सूखा पत्ता, आकाश पंछी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। और एक बच्चों के लिए उन्होंने बानर सेना नामक उपन्यास इन्होंने लिखा। कथा लेखन के क्षेत्र में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अमरकांत की ये कहानी जो है वो मध्यवर्गीय परिवार की, मध्यवर्गीय समाज की मानसिकता को दर्शाती है। प्रस्तुत कहानी में नौकर की लालसा रखने वाले मध्यवर्गीय परिवार की ये कहानी है, जो एक नेपाली गंवई लड़के की, जिसका नाम बहादुर है, उसकी ये कहानी है। बहादुर। आज हम लोग पाठ पे आए। दूसरा जो है इसका भाग है, पाठ पे आए। बहादुर 12-13 वर्ष के एक नेपाली लड़के का नाम है, जो लेखक के घर नौकर बनकर आता है, जिसे लेखक के साले साहब उसको ले आते हैं। गोरा रंग, चपटे मुख वाला बहादुर घर के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लेखक गंभीर हैं, उसके आने पर लेखक गंभीर हैं। और उनकी पत्नी निर्मला, जो उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी का नाम निर्मला है, उसकी आंखों में खुशी की चमक है, बहुत खुश है वो। लेखक कहते हैं, नौकर रखना सामाजिक स्तर की पहचान हो गई है। मध्यवर्गीय समाज में नौकर रखना सामाजिक स्टेटस बन गया है। मैं बहन की शादी में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि भाभियाँ जो मेरी थी चरपाइयाँ तोड़ती थी। चरपाइयाँ तोड़ना एक मुहावरा है, जो बैठे बैठे रहना, कोई काम न करना, केवल आराम करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है चरपाइयाँ तोड़ने का। तो उनकी भाभियाँ जो है चरपाइयाँ तोड़ती थी, क्योंकि उनके जो भाई थे वो ऊंचे ओहदे पे थे, बड़े पोस्ट पे थे। तो इसके कारण उनके पास बहुत पैसे था, तो नौकर भी था, उनके पास नौकर थे, इसलिए उनकी भाभियाँ चरपाइयाँ तोड़ा करती थी। और लेखक की पत्नी ये सब देख के बड़ा दुखी होती थी कि उनके पास नौकर नहीं है। निर्मला लेखक की पत्नी जो है, दिन भर काम करना पड़ता था बेचारी को। तब निर्मला ने लेखक से बार बार जिद किया कि मुझे नौकर चाहिए, किसी भी तरह से मुझे नौकर चाहिए, एक आम भारतीय नारी की तरह। और निर्मला इस बात को एकदम
म अ, तुली हुई थी कि मैं सबसे दुखी हूँ, कि दुखी औरत हूँ, संसार की मैं सबसे दुखी औरत हूँ, क्योंकि मेरे पास नौकर नहीं है। फिर साले साहब क्या करते हैं कि किस्सा सुनाना शुरू करते हैं बहादुर के बारे में, कि बहादुर का बैकग्राउंड कैसा है उसके बारे में बताते हैं। तो बताते हैं कि बहादुर का गांव बिहार और नेपाल की सीमा पर था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। माँ घर संभालती थी, जो बड़े गुस्से वाली थी। माँ जो थी बहादुर की, वो बड़े गुस्से वाली थी। माँ चाहती थी कि वह घर को संभाले, घर के संभालने में उसकी मदद करे, परंतु बहादुर जंगलों में घूमता था, फल तोड़ता था, पंछियों के घोंसले तोड़ता था, फल तोड़कर खाता था। यही सब वो मतलब बदमाशियाँ किया करता था। उसकी माँ ने एक बार उसे भैंस चराने को भेजा। उसने भैंस को खूब मारा, उसी भैंस को खूब मारा जो उसकी माँ की बहुत प्यारी भैंस थी। भैंस दौड़ती हुई उसकी माँ के पास आई। माँ सब समझ गई और फिर उसने बहादुर की खूब पिटाई कर दी। पिटाई कर दी तो बहादुर रोने लगा। बहादुर को रोता हुआ छोड़कर माँ घर चली आई। गुस्से में माँ घर चली आई। माँ का उससे उसकी माँ का मन फट गया, और बहादुर जो है वो गुस्से से घर नहीं जाता है, और रात भर उसी जंगल में ही बिताता है। दूसरे दिन चुपचाप वो अ, जंगल में ही छुप जाता है, और दूसरे दिन जब वो घर जाता है तो चुपके से जाता है, और माँ ने उसकी जहाँ पैसे रखे थे उसमें से 2 रुपया निकालता है और बस स्टैंड की ओर आता है, जहाँ उसे गोरखपुर की लगी एक बस उसे मिलती है। इतना और उस बस पे सवार होके वो घर छोड़ के भाग जाता है। इतना कहानी सुनने के बाद, बहादुर की इतनी कथा सुनने के बाद, लेखक बड़े गंभीर हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, नाम क्या है जी? दिल बहादुर साहब। लेखक ने ढेर सारी फिर हिदायतें दी बहादुर को, कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ध्यान से काम करना है, निर्मला की सारी बात मानना है, काम करने में मन लगाना है, सबकी सहायता करना है, सबका काम तुम्हें करना है। इस तरह की बातें उन्होंने बहादुर को बताया। निर्मला जो लेखक की पत्नी है, दिल बहादुर से जो उसका नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा था निर्मला को, दिल शब्द को हटा के उसे बहादुर बना दे दिया। निर्मला ने उसे बहादुर बना दिया। अब सभी लोग उसे बहादुर के नाम से जानने लगे, पुकारने लगे कि अब ये बहादुर है। कोई उसे दिल बहादुर नहीं कहता, केवल बहादुर कहता था। वो बहुत हंसमुख था। बहादुर जो था वो बहुत हंसमुख था। घर का वातावरण हर्षोल्लासपूर्ण बना देता था। निर्मला मोहल्ले भर सुनाती थी, बहादुर को नौकर नहीं समझती है, अपना बच्चा ही समझती है। उसके लिए कपड़े बनवाए हैं, उसके लिए बहुत सारे सामान लाए हैं, उसे तो वो अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करती है। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। दातुन लाता, पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता, दोपहर के कपड़े भी धोता और बर्तन भी मांजता, रसोई में भी जाने की जिद करता। किंतु निर्मला खाना खुद ही बनाती। तबीयत खराब होने पर वह निर्मला का ध्यान देता, दौड़ कर डब्बे दवाई का डब्बा लाके निर्मला के सामने रख देता था। लेखक जब दफ्तर से घर आते तो सभी सदस्यों की तरह दिन भर की घटनाओं की सूचना देता और खूब हंसता। लेखक ने उसकी बिना कारण के हंसी को फूलों की पंखुड़ियों के समान बताया है। लेखक इतने भावुक हो जाते हैं कि उसे बिना पंखुड़ियों के, अरे फूलों की पंखुड़ियों से उसकी तुलना कर देते हैं उसकी निश्चल हंसी को देखकर। निर्मला कभी कभी लाड से उससे पूछती, माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वो मारता क्यों था? इतना कहकर वो खूब हंसता, जैसे मार खाना कोई खुशी की बात हो। फिर भी वह अपना कर्तव्य समझ के माँ को अपना पैसा जो कमाता था वो माँ को भेजता था। कभी कभी अपनी पुरानी चीज़ों की पोटली खोलता। जब उसका काम समाप्त हो जाता तो रात में जब वो सोने जाता तो अपनी पुरानी चीज़ों को की पोटली खोलता, उसमें से नेपाली टोपी पहनता, ताश की गड्डी निकालता, पत्थरों को निकालता, गिने चुने जो उसने पत्थर बटोर रखे थे उन सबको निकालता, और वही पहाड़ी गीत गुनगुनाने लगता, जैसे वो अपने गांव को, अपनी माँ को, अपने पहाड़ों को
याद कर रहा हो। लेखक कहते हैं कि एक मीठी सी उदासी सारे घर में छा जाती थी। फिर समय बीतने लगता है, बरसात आती है, पानी बरसता है और एक परिवर्तन आता है वातावरण में समय बीतने के साथ साथ। बरसात आती है। लेखक कहते हैं, मुझे नौकर रखने का गर्व होने लगता है, पड़ोसियों को मैं तुच्छ समझने लगता हूँ, अपने आप को मैं श्रेष्ठ समझने लगता हूँ। निर्मला में भी सबको सुनाने लगी कि आधी कमाई तो नौकर पर ही खत्म हो जाती है। निर्मला में भी ये भाव आ जाता है और लेखक में भी कि मैं जैसे वो सभी लोगों से, सभी पड़ोसियों से श्रेष्ठ हैं। बहादुर से सबको आराम मिलने लगा था। सभी कामचोर हो गए थे, गर्वीले हो गए थे। अगर पेंसिल भी गिर जाती थी तो बहादुर को आवाज़ लगाई जाती और बहादुर आकर उस पेंसिल को उठा कर देता। कहा इस तरह से सारे लोग उस पर वो करने लगे, उस पर मतलब एक तरह से राज करने लगे। उसको बहादुर के आने के बाद सारे लोग एकदम से अस्कत्ती हो गए, आलस से भर गए। उसके बाद क्या होता है कि लेखक का बेटा है किशोर। किशोर ने एकदम चेतावनी दे रखी है कि सबसे काम, किसी का काम हो चाहे नहीं हो, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। थोड़ा सा भी उसमें देर हो जाता है या थोड़ा सा गलती काम हो जाता है, वो गर्जन तर्जन करने लगता, गालियाँ देने लगता, मारपीट करने लगता बहादुर के साथ। इस तरह से बराबर उस पे को दबाने लगा, उस पे ज्यादतियाँ करने लगा किशोर। एक दिन की बात है कि समय पर साइकिल साफ नहीं किया था किशोर ने, अरे बहादुर ने किशोर की साइकिल को साफ नहीं किया था। इस पर उससे किशोर ने उसको डंडे से मारा था। तब लेखक को बुरा लगा। लेखक ने बुलाया और उससे पूछताछ की कि तब क्यों मारा। तब और समझाया भी उस बहादुर को कि तुम्हें किशोर की बात माननी चाहिए, काम करना चाहिए उसके। तो लेखक के पूछने पर बहादुर ने बताया कि किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कहा। इस बात को उसे बुरा लग गया था कि मेरे पिता को उसने गाली दिया है, मेरे बाप को गाली देता है, इसलिए मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है और इसलिए से मैं साइकिल साफ नहीं करूँगा। ऐसे जो भी कहता था वो बिल्कुल साफ शब्दों में वो कह दे जाता था। बहादुर में ये बात थी। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने निर्मला को सिखा दिया कि नौकर को क्यों खाना बना के खिलाती हो, कह दो उसे अपना रोटी खुद ही बनाए। निर्मला को ये बात जच जाती है और निर्मला बहादुर सबकी रोटियां बनाती है, पतली पतली अच्छी रोटी बनाती है और बहादुर का आटा वैसे ही छोड़ देती है कि तुम अपनी रोटियां अपने से बना के खा लो। सबके लिए रोटी उसने बना दी है, लेकिन बहादुर के लिए निर्मला ने आटा छोड़ दिया पड़ोसन के सिखाने पर। तो लेकिन वह खुद ही रोटी नहीं बनाने को तैयार था। बार बार कहने पर भी बहादुर रोटी बनाने को तैयार नहीं था, अपने से बना के अपने से खाने के लिए तैयार नहीं था। निर्मला ने गुस्से में 2-3 थप्पड़ भी उसे मार दिए, किंतु वह रोटी नहीं बनाया तो नहीं बनाया और ऐसे ही भूखा सो गया। फिर रोटी फिर क्या होता है, सुबह उठता है और फिर अपनी अंगीठी जलाता है। अंगीठी जला के और रोटियां बनाता है। आड़ा तिरछा रोटी देख के खूब हंसता भी है और रात की बासी रोटी के साथ खाता है, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो रात में। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल स्थिति में, सब कुछ सामान्य स्थिति में वो हंसता हुआ सब काम करता है। बरसात बीत गया। अब बहादुर के साथ मारपीट अधिक होने लगा। बहादुर का पैसा मेरे पास था, मैंने उससे कह दिया। लेखक कहते हैं कि बहादुर का पैसा जो था, जो उसको तनख्वाह के रूप में लेखक देते थे, उससे उन्होंने कह दिया था कि जब जाना तो लेते जाना। इस तरह की बात कही। मारपीट उससे ज़्यादा होने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, निर्मला के कुछ दूर के रिश्तेदार अपने बच्चों को साथ लेकर आए थे, मिलने आए थे, अपने हितई नतई करने आए थे। तो घर में बड़ा अच्छा माहौल था। जलेबियाँ, बातों की जलेबियाँ छन रही थी, ये मुहावरा है, मतलब इधर उधर की बातें हो रही थी। बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल था। तो और मछली बनाने की तैयारी हो रही थी। रिश्तेदार की पत्नी ने इसी समय 11 रुपये की खोज कर ली कि मेरा 11 रुपया कहीं खो गया है, शायद इसी ने, मतलब बहादुर ने ही चुरा लिया है। इस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने बहादुर पे लगा दिया।
लेखक पहले बहादुर के लिए ऐसा इनकार करते हैं, उन्हें खराब लगता है कि ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हैं, ऐसा क्योंकि बहादुर ने आज तक ऐसा काम नहीं किया था। उसके बाद बहादुर को बुलाते हैं लेखक और उसे बुरा भला कहते हैं, बहुत बोलते हैं कि तुमने लिए हैं, बता दो, लेकिन बहादुर बार-बार ये बात कह रहा है कि मैंने लिया ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। फिर 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं लेखक, लेकिन वो मुँह खोल कहता है कि नहीं बाबूजी, मैंने रुपये लिया ही नहीं, उसका मुँह काला पड़ जाता है। फिर वो जो रिश्तेदार हैं उसको लेके जाते हैं कि तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा, जाते हैं उससे बार बार पूछते हैं, लेकिन वो बार बार वही जवाब देता है कि मैंने तो रुपए लिए ही नहीं है बाबूजी, तो मैं रुपए कहाँ से दूँ, मैंने रुपये नहीं लिए, यही बात वो बार बार कह रहा है कि, और वो भी बार बार पर्दे के दरवाजे के पास ले जाते हैं और पुलिस की धमकी देते हैं और फिर रुक जाते हैं, धीमे शब्दों में कुछ पूछताछ करते हैं फिर रुक जाते हैं, इसी तरह करते हैं वो। अब बहादुर फिर सब कुछ इसका समाधान नहीं होता है। अब बहादुर बराबर मार खाता रहता है, कुत्तों की तरह तुरतुराया जाता है। अब उसको सब किशोर के साथ साथ निर्मला भी अब मार देती है, डांटने लगती है बराबर। अब उसको जो प्रेम और स्नेह शुरू में मिला था अब वो सब नहीं मिल पाता है और इसी तरह से दिन अब बीतने लगते हैं। एक दिन जब लेखक जब एक दिन दफ्तर से आते हैं तो लेखक को बताया जाता है कि बहादुर भाग गया। क्यों पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं, सवेरे से बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा, दोपहर में खाना खाया। इस तरह से बातें होती हैं कि लेखक समझ जाता है कि कुछ घटना हुई होगी तभी तो भाग गया, लेकिन इस तरह की कोई विशेष बात तो हुई नहीं थी। पता चला कि सिलबट्टे के हाथ वो काम कर रहा था, सिलबट्टा की रसोई में ले जा रहा था, उसके हाथ से सिलबट्टा टूट गया और शायद वो इसी कारण से वहाँ से भाग गया कि शायद उसकी खूब मारा जाए, पिटा जाए कि तुमने सिलबट्टा क्यों तोड़ा, इस कारण से भाग गया। लेखक ने पूछा कुछ ले तो नहीं गया? नहीं, अपने बिस्तर, कपड़ा, तनख्वाह तक सब छोड़ गया। निर्मला अफसोस करने लगी, अगर कहता तो मैं उसे अच्छे से विदा करती। निर्मला बेचारी पछताने लगी। लेखक पूछा और वो 11 रुपये का हुआ, उसका क्या कहानी है? निर्मला कहने लगी, वे बच्चों को कुछ देना नहीं चाह रही थे। अपने रिश्तेदारों के बारे में निर्मला बता रही थी, उसका स्वभाव वो जानती थी कि वो बच्चों को कुछ देना नहीं चाह रही थी, इसलिए अपनी गलती और लाज के मारे प्रपंच पढ़ रहे थे। आज किशोर भी पछता रहा था, अम्मा एक बार बहादुर आ जाता तो मैं उसे पकड़ लेता, कभी ना जाने देता, माफ़ी मांग लेता। निर्मला के आंखों में आंसू भर गए। लेखक भी उसके जाने पर ग्लानि से भर जाते हैं। यही समाज का नियम है, इंसान की कीमत उसके जाने के बाद ही समझ में आती है, जो हम बहादुर कहानी में देखते हैं। बहादुर चला जाता है तो उसकी कीमत सबको समझ में आने लगती है, सारा परिवार दुख से भर जाता है और वही सारा अपना कुछ जिसे चोर समझा जाता था वो अपना तनख्वाह तक छोड़ के चला जाता है। सारा उसका प्रेम, उसकी निश्चलता, उसका सात्विक जो व्यवहार है, उसकी सच्चाई है, सब धरी की धरी रह जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आए। बहुत ही सुंदर कहानी, इसमें हास्य व्यंग भी है, मार्मिकता भी है। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर कोई लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व तो आ गया हो? लेखक परिवार का मुखिया था, बहादुर के आने पर एक और लोग की जिम्मेवारी उसके कंधों पर आ जाती है। दूसरी ओर नौकर रखने का गौरव का भार भी उसके दायित्व में शामिल हो जाता है। इसीलिए लेखक को इस तरह की भावना आती है कि उसका जैसे दायित्व बढ़ गया हो। दूसरा, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो
12-13 वर्ष का छोटे कद का लड़का जो गोरे रंग का चौड़े मुख वाला था। उसके जूते भूरे थे। उसके गले में एक रुमाल बंधा था जो स्काउट के ड्रेस जैस की तरह था। सफ़ेद नेकर आधे बाँह की कमीज पहने अपनी आँखों को मलका रहा था। इस तरह से चित्रण किया है लेखक ने बहादुर को पहली दृष्टि में। तीसरा, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। बहन की शादी में जब वो गए थे तो भाभीयों को का सुख देखकर उन्हें खटिया तोड़ते अरे चारपाई तोड़ते देखकर और अपनी पत्नी निर्मला की जिद के कारण उनको बार बार निर्मला के कहने के कारण लेखक को ऐसा लगता है कि अब नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। बहादुर के बचपन का, जो बहादुर का गांव, बहादुर की माँ, उसके गांव छोड़ने का जो कारण है, ये सब कथा जो है विस्तार से सुनना पड़ा लेखक को। पांचवा, बहादुर अपने घर में से क्यों भागा था। माँ के मारने के कारण। माँ की जो प्यारी भैंस थी उसको बहादुर ने मारा था, इसलिए गुस्से में माँ ने बहादुर को की बहुत पिटाई कर दी थी। इसी गुस्से में वो वापस घर नहीं जाता है और गोरखपुर वाली बस पकड़ के भाग जाता है अपना घर और अपनी माँ को छोड़ के। छठा क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। निर्मला ने दिल बहादुर से दिल उड़ा दिया। नाम थोड़ा छोटा और प्यारा लगे, इसलिए लेखक निर्मला ने दिल बहादुर को बहादुर बना दिया। अब उसे सब कोई बहादुर के नाम से ही पुकारने लगा। व्याख्या, सातवां क्वेश्चन है व्याख्या। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। तो इसका तो व्याख्या हम ऐसे करेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली के बहादुर कहानी से लिया गया है। इसमें इसके लेखक अमरकांत जी हैं और इसके लेखक ने बहादुर के हंसी की तुलना एक फूल की पंखुड़ियों से की है। बहादुर, व्याख्या में हम लिखेंगे कि बहादुर बेतहासा हंसता था, बिना कारण के ही हंसता था और गलत बातों पर भी, दुख वाले बात पर भी हंसता था। जैसे कोई उसे मार दिया हो तो बहुत मारता था। माँ के बारे में बताता है कि माँ बहुत मारता था और खूब हंसता है, जैसे मार खाना कोई खुशी की बात हो। इस तरह से व्याख्या हमको लिखना है। दूसरा, पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। तो वही हम पहले स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पास पुस्तक गोधली के बहादुर पाठ से लिए गए हैं, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। और व्याख्या में लिखेंगे कि बहादुर जब कुछ समय तक रहा तो उसकी बड़ी इज्जत खातिरदारी हुई। सब उसको माने। निर्मला भी अपने पुत्र के समान समझती थी और उसके लिए बराबर सब कुछ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होने लगा उसमें गलतियाँ निकाले जाने लगी ज़बरदस्ती। उसमें गलती भी नहीं करता तब भी उसे कोई मार देता, किशोर मारता, निर्मला मारती और कभी कभी लेखक भी मारते देते। तो अब धीरे धीरे गलतियाँ भी होने लगी और उस पे जातियाँ भी ज़्यादा होने लगी। तीसरा, वह कुछ चुरा कर ले जाता तो संतोष हो जाता। ये फिर हम वही करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक से ली गई है गोधुली से और लेखक अमरकांत जी हैं। निर्मला ये बात कहती है कि अगर, लेखक पूछते हैं कि कुछ चुरा के तो नहीं ले गया, तो निर्मला कहती है कि अगर चुरा के ले जाता तो संतोष हो जाता। इस तरह की भावना निर्मला में इसलिए है क्योंकि उसे ये पछतावा है कि इतना सेवा किया बहादुर ने, लेकिन मैंने उसके बदले में उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। ये असंतोष है निर्मला में। इसीलिए वो चाहती थी कि शायद कुछ ले जाता तो उसे संतोष हो जाता कि चलो उसकी सेवा के बदले में कुछ तो हम लोगों ने उसे दिया। इसी से निर्मला ऐसा कहती है। यदि मैं न मारता तो शायद वो न जाता। लेखक को अपने दायित्व का यहाँ पर बोध होता है। फिर हम वही करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के बहादुर पाठ से लिया गया है। लेखक हैं अमरकांत और व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक ये बात कहता है कि यदि सबने मारा तो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब मैंने मारा, क्योंकि मैं गार्जियन था, मैं यहाँ का
जिम्मेवार था, सभी के प्रति मेरी जिम्मेवारी थी, इसलिए मैं जब मारा उसको तो उसे ज़्यादा बुरा लग गया। अगर मैं नहीं उसे मारता तो शायद वह नहीं जाता। इस बात को लेखक ने यहाँ पर कहा है। इस तरह से इसकी व्याख्या कर देनी है। 8वां क्वेश्चन, काम धंधा के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र आशय स्पष्ट करें। तो काम खत्म हो जाने के बाद रात को जब वो अपने दरी बिछाता, अपनी चादर बिछाता, फटी पुरानी जो उसके पास बिस्तर था उसको बिछाता और सोने जाता, तो अपनी पुरानी पोटली निकालता, पुराने उसमें से ताश के पत्ते, गोटियाँ, पत्थर निकाल के सब बिछावन पर रख देता, टोपी निकाल के पहन लेता और वही पहाड़ी गीत गुनगुनाने लगता, जैसे अपने गांव को, अपनी माँ को याद कर रहा हो, और एक अजीब सी उदासी सारे घर में फैल जाती थी। 9वां, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो सभी के सभी लोग कामचोर हो गए और गर्वीले हो गए कि मैं जैसे बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास नौकर है। ये इस बात की भावना सारे परिवार में आ गई थी, लेखक स्वयं और निर्मला में भी और उनके बच्चों में भी। 10वां क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो मार के डर से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। उसके हाथ से सिलबट्टा टूट गया था और बार बार उसका कई कारण थे, उसमें बार बार उसका अपमानित किया जाता था। सभी उस पर हाथ छोड़ने लगे थे, सभी उस पर डांटने लगे थे, इसलिए जब सिलबट्टा टूट जाता है तो उसे लगता है कि शायद उसकी खूब पिटाई हो, इसलिए वो अपनी माँ के मारने पे घर छोड़ा था, अपना घर छोड़ा था, और इन लोग के मार के डर से, लेखक और लेखक के परिवार के मार के डर से उसने लेखक का घर छोड़ दिया। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? तो रिश्तेदार द्वारा झूठा आरोप बहादुर पर लगाया जाता है, क्योंकि जो रिश्तेदार थी निर्मला के की जो रिश्तेदार आई थी, वो 11 रुपये की चोरी का आरोप बहादुर पे लगाती है, जो कि गलत था। बहादुर ने ऐसा नहीं किया था। वो रिश्तेदार जो थी वो झूठ मूठ का प्रपंच कर रही थी, वो कुछ देना नहीं चाहती थी बच्चों के लिए, कुछ लाया नहीं था, इसलिए वो इस तरह का झूठ मूठ का नौटंकी और प्रपंच की थी। और इस आरोप का असर ये पड़ा कि वो अब परिवार में बेगाना हो गया। अब उसको उसको कुत्ते की तरह दुराया जाता, सब उसे तुच्छ समझ के उसे गलत समझने लगे परिवार के सारे लोग, और उसको कुत्ते की तरह दुराया जाता। अब उसकी पिटाई अक्सर होने लगी, किशोर भी करता, निर्मला भी, और कभी कभी लेखक स्वयं। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका परिणाम क्या हुआ? घर आए रिश्तेदारों ने पैसा न खर्च करके बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के ये प्रपंच रचा। अब और वो तो चले गए, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उसको जो सम्मान देते थे, अपना समझते थे, वो सब उसको दुराने लगे, कुत्ते की तरह उसको तुच्छ समझने लगे। इसका बहुत गलत परिणाम हुआ बहादुर के जीवन पर। 13 नंबर का क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ? बहादुर की अच्छाई उसके जाने के बाद समझ में आने लगी। हमारे समाज की ये बात स्वाभाविक सी चीज़ है कि किसी के रहते उसका महत्व समझ में नहीं आता है। वो चला जाता है तो सारे लोगों को उसका महत्व समझ में आने लगता है। यही साथ बहादुर के साथ भी होता है। जब बहादुर चला जाता है तो उसकी अच्छाई सबको समझ में आने लगती है, उसके काम, उसके स्वभाव, उसकी ईमानदारी के महत्व सबको याद आने लगती है। और यहाँ पर चरित्र चित्रण करना है बहादुर का। तो बहादुर एक मेहनती, हंसमुख, ईमानदार और निश्चल नेपाली गंवई पहाड़ी लड़का था। उसी तरह किशोर के बारे में लिखा है तो बड़े बाप का बिगड़ल बेटा किशोर था, बात बात पे गाली गलौज मारपीट करता था। और निर्मला एक आम भारतीय मध्यवर्गीय महिला थी, जो पड़ोसियों की बातों में आ जाती है और दिखावा करती है, नौकर के लिए हाय तौबा मचाती है, और फिर पड़ोसियों के कहने पर उसका रोटी नहीं बनाती है। इस तरह की एक आम भारतीय नारी की जो कमजोरी है मध्यम वर्ग के महिलाओं की, वो उसमें
देखने को मिलती है। और कथावाचक के रूप में ये हमारे लेखक ये भी एक मध्यम वर्गीय परिवार का मध्य वर्गीय व्यक्ति का नेतृत्व करते हैं, और उनमें भी वही सारे गुण हैं जो एक आम समाज में जो मध्य वर्गीय परिवार का जो मुखिया होता है, उसी तरह से उनमें भी वही सब गुण हैं लेखक में भी। और 15 क्वेश्चन, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस होता है? तो यही होता है कि वो अच्छे से उसकी विदा नहीं कर पाई। उसको अगर वो जाता तो खूब अच्छे से उसको कपड़ा देती, उसको उसकी सारी तनख्वाह दे देती, पैसा दे देती, उसे अच्छे से पहना ओढ़ा के उसका विदाई करती, जैसे भारतीय संस्कृति में किसी की विदाई की जाती है उस तरह से। उसी बात का उसे अफसोस होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन, कहानी छोटी मुँह बड़ी बात है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो कहानी कम समय में और कम शब्दों में बड़ा संदेश दे देती है, ये तो सभी जानते हैं। कहानी कम समय में और कम शब्दों में बड़ा संदेश दे देती है। मध्यवर्गीय मानसिकता नौकर रखने की, फिर उसकी शोषण करने की और फिर चले जाने पर पछताने की आदत को इस कहानी में दर्शाया गया है। बहादुर कहानी का यही है कि मानसिकता दर्शाया गया है कि पहले नौकर रखा जाए, फिर नौकर रखने के बाद उसका शोषण होता है, और शोषण के बाद जब वो भाग जाता है तो उस पर पछताना, ये मध्यवर्गीय मानसिकता इस कहानी में दिखाई देती है। 17 नंबर का क्वेश्चन, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक का शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा है? तो बहादुर कहानी पूरी तरह से बहादुर के आसपास घूमती है। उसके आते ही यह कथा शुरू होती है और जाते ही यह कथा समाप्त हो जाती है। इसलिए नहीं रखा है, क्योंकि इसको नौकर इसलिए नहीं रखा है लेखक ने कि क्योंकि इसको नायक के रूप में प्रस्तुत किया है लेखक ने। बहादुर जो है इस कहानी का नायक है, ईमानदार है, हंसमुख है, निश्चल है और मेहनती है। इसके कारण लेखक ने इस कहानी का नाम बहादुर रखा है, न कि नौकर रखा है। नौकर इसके लिए उचित शब्द नहीं जान पड़ता है। और सारांश है, तो कहानी का सारांश आप लोग लिखिए। अब ये निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। मारते मारते मुंह रंग देना, इसका अर्थ हुआ बहुत मार देना, मार मार के बुरा हाल कर देना। हुलिया टाइट करना, तो वही मार के मतलब हालत बिगाड़ देना, इसका भी अर्थ लगभग वही होता है। तीसरा, हाथ खुलना, तो छोटी छोटी बात पे मार देना, हाथ चला देना। इसका एक हाथ खुलना या हाथ चला देना एक ही बात है। छोटी छोटी बात पे हाथ चला देना, हाथ मार देना, इसका अर्थ हुआ मज़े में होना, मतलब अच्छे से होना, खुश होना। बातों की जलेबी छानना, मतलब इधर उधर की बातें करने लगा, इनका उनका हालचाल, टोला पड़ोस गांव जवार ये सब का बात करने लगना। कहीं का न रहना, मतलब जो एक धोबी का कुत्ता कहते हैं ना, घर का ना घाट का, वैसे न यहाँ का न वहाँ का, कहीं का भी नहीं रहना। 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब कहीं से भाग जाना। खाली हाथ जाना, मतलब कुछ लेकर नहीं जाना, सब कुछ छोड़ के जाना। बुरे फंसना, मतलब हुआ कि मुश्किल में फंस जाना, मुश्किल में होना। और पेट में लंबी दाढ़ी, मतलब कोई गुप्त बात रखना या कोई रहस्य छुपाना। चहल पहल हो जाना, मतलब माहौल जो है, जो वातावरण है वो खुशनुमा होना। अब दूसरा पे हम आए, रुमाल। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। तो रुमाल का होगा पुल्लिंग, रुमाल पुल्लिंग होगा। इसका वाक्य बनेगा रुमाल बड़ा है। झंझनाहट, ये भी पुल्लिंग, रुमाल के बाद झंझनाहट नहीं है, रुमाल के बाद ओहदा है, तो ओहदा भी पुल्लिंग है। मेरा मित्र ऊंचे ओहदा पर है, ये भी पुल्लिंग ही होगा। भरण पोषण, ये भी पुल्लिंग ही है। भरण पोषण, पत्नी के भरण पोषण का कानून भारत में है, ये भी हो गया। तीसरा है इज्जत, इज्जत स्त्रीलिंग हो गया, विद्वानों को इज्जत दी जाती है। फिर है इज्जत के बाद झंझनाहट, झंझनाहट हुआ पुल्लिंग, दांतों में झंझनाहट हो रहा है। फरमाइश, फरमाइश स्त्रीलिंग हो गया, गाने की फरमाइश हुई। छेड़खानी,
छेड़खानी हुआ, पुल्लिंग छेड़खानी के आरोप में उसे जेल हुआ। पुलई, पुलई का मतलब होता है जो फुनगी होती है पेड़ का सबसे ऊपरी शाखा को पुलई कहते हैं। पुलई पेड़ की ऊपरी जो सबसे ऊपरी शाखा होती है उसको कहते हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग है। उस पेड़ की पुलई तार को छू रही है, इसे ऐसे वाक्य बनेगा, उस पेड़ की पुलई तार को छू रही है। अब है फिक्र, फिक्र स्त्रीलिंग शब्द है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। चादर, चादर जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है, चादर मैली है। व्याकरण को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। वाक्यों की बनावट करें। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं, जिस व्यक्ति पर भारी दायित्व आ जाता है सहसा गंभीर हो जाता है, या सहसा गंभीर, जिस व्यक्ति पर भारी दायित्व आ जाता है वैसे ही मैं सहसा गंभीर हो गया। दूसरा, माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। तो इसका इस तरह से बनेगा, उसकी माँ उसे बहुत मारती थी क्योंकि वह बड़ी गुस्सैल थी। तीसरा, गौ जो है, मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। तो इसका बनावट इस तरह से बदलेगा, गौ मार खाकर भैंस भागी भागी, मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। तो उसकी माँ एक खेत में काम कर रही थी जहाँ मार खाने के बाद भैंस भागी भागी उसके पास चली गई। घौ है, मैं उसके बातचीत करना चाहता था पर ऐसी इच्छा रहते हुए मैं जानबूझकर गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। तो इसका बनेगा, उससे बातचीत करने की इच्छा होते हुए भी मैं गंभीर होकर दूसरी ओर देखने लगता था। और लास्ट वाला अंगा जो है, निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो इसका इस तरह से बनाएंगे, बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बनाए। तो पहले हम देख ले अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होंगे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। इसको और अच्छे से समझेंगे उदाहरण के साथ। विधानवाचक वह जाता है, निषेधवाचक वह नहीं जाता है, प्रश्नवाचक क्या वह जाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य अरे वह जाता है, आज्ञावाचक वाक्य वह जाए, इच्छावाचक वाक्य ईश्वर करे वह जाए, संदेहवाचक वाक्य वह जाता होगा, संकेतवाचक वाक्य यदि वह जाए तो मैं पढ़ूं। इस तरह से वाक्य के प्रकार हम लोगों ने देखे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अब इसका अभी आंसर हम लोग देख लें। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताएं। वह मारता क्यों था, ये होगा प्रश्नवाचक। वह मारता क्यों था, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। दूसरा, ख, वह कुछ देर तक उनसे खेलता था, वह कुछ देर तक उनसे खेलता था, विधानवाचक वाक्य होगा। तीसरा, गौ दिन मजे में बीतने लगी, ये भी विधानवाचक वाक्य होगा। और घ, इसी तरह की फरमाइश से, ये भी विधानवाचक वाक्य होगा। देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, ये आज्ञावाचक वाक्य होगा, आज्ञावाचक होगा ना। और लास्ट वाला है, रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती, ये संकेतवाचक वाक्य है। एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही ले आती, ये संकेतवाचक वाक्य है। इस तरह से ये टोटल कंप्लीट आपका
ये पाठ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। इसको 2-3 बार देखिए और पढ़ने का भी प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद।